चाहता हूं कि एक बार तालियों के माध्यम से राजेंद्र गुप्ता जी का इनका अपने घर में, अपने विश्वविद्यालय में आप लोग सभी स्वागत करें। ऐसी शख्सियत जिसको मिलने के लिए हम आतुर, और ऐसी शख्सियत जिन्होंने हरियाणा की गरिमा को पूरे विश्व में एक अलग छाप छोड़ी है अभिनय के माध्यम से। बहुत ही गंभीर अभिनय के परिचायक है ये, और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, जैसे मैंने देखा है, जैसे मैंने सुना है। बैठिए सर। जिंदगी एक अजीब फलसफा है, ये संवेदनशीलता और ये गुण आपने कहां से पाया? जहां से बाकी सब कुछ हमें मिलता है, संवेदनशीलता वहीं से होती है। प्रकृति ने हमें मनुष्य बनाया। सबसे पहले माँ से हमें प्यार मिलता है, और उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मिलता है वो बच्चा समझता है, और बच्चे से जो माँ को मिलता है वो माँ जानती है। इसको मैं शब्द क्या दूंगा, वो तो शाश्वत है। तो संवेदनशीलता तो एक शाश्वत मुझे लगता है चीज है। वो अलग बात है कि बड़े होने की प्रक्रिया में हमें ये लगातार समझाया जाता है, सही है गलत मैं नहीं जानता, कि अब आप बड़े हो गए हो बेटा, अब ये छोड़ो फालतू की बातें हैं। संवेदनशीलता को लगातार बड़े होने की प्रक्रिया में कुचला जाता है। ये हमारी सभ्यता की बहुत बड़ी, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन की बहुत बड़ी कमी है कि वो मानवता और संवेदनशीलता को लगातार कुचलती रहती है। बड़ा होने के चक्कर में, सफल होने के चक्कर में, समझदार होने के चक्कर में जो असली मानवीय चीजें हैं उनको हम छोड़ते चले जा रहे हैं। गुप्ता जी, आपका जो परिवार पानीपत के सबसे अमीर लोगों में आपके पिताजी की गिनती होती थी, लेकिन आपके पिताजी व्यापारी, और आपको ये अभिनय का रोग कैसे लगा? दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है, व्यापार और अभिनय। हाँ, बिल्कुल विरोधाभास। ये मैंने हमेशा महसूस किया, क्योंकि व्यापार में सबसे ज्यादा, शायद जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हर आदमी की अपनी अपनी है, व्यापार में सफल वही ज्यादा होता है जो सबसे ज्यादा संवेदनाओं को कुचल सकता है। सिर्फ प्रैक्टिकल लेना देना, सिर्फ अपने फायदे को देखना, पैसा किसमें ज्यादा है, और बाकी सब चीजों को वो नगण्य गौण मानता है। तो मुझे पता नहीं अब ये कहां से क्या है। शायद जैसे कहा जाता है 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं, तो हम लोग भी 5 भाई हैं, तो उनमें से एक उंगली अलग से क्या किया जाए, उसका तो ऊपर वाले ने ऐसा ही कुछ बनाया है नियम के। हर आदमी को उसके किस्म का उसकी सोच है और उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। किन चीज़ों में हमें मज़ा आता है हम सब जानते हैं, जितने लोग यहाँ पर जानते हैं कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने अपने अंतरतम की आवाज़ को सुना, चाहे वो सपने थे, चाहे वो अदृश्य कुछ आकर्षण था, और उसको परस्यू किया, और उसमें ऊपर वाले ने मुझे कामयाबी दी। तो अब नहीं मुझे मजा आता था बिजनेस में, क्योंकि उसमें बहुत सारी दुनियादारी सीखनी पड़ती है, और वो मुझे बिल्कुल कभी उसने आकर्षित ही नहीं किया दुनियादारी की बातें सीखने में। उसमें मुझे बहुत सारा विरोध भी जाहिर है उसका सामना करना पड़ा, परिवार से, दोस्तों से, स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद प्रोफेशन में, आज तक भी होता है। लेकिन आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि मैं अपने ढंग से अपने मूल्यों को, मूल्य तो क्या कहूँगा, बल्कि अपने जो मुझे अच्छा लगता है वैसे ही मैंने जीने की कोशिश की, वैसे ही लोगों से पेश आया, वैसे ही संबंध रखता हूँ। मैं सेल्समैन नहीं बन पाया, और मतलब मुझे लगता है जरूरत नहीं है। ये जबरदस्ती हम लोगों को सो कॉल्ड
उन्नति के जो बाजार हैं उन्होंने हमें दिखाया है कि आपको सेल्समैन बनिए वरना आप कामयाब नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूं, फॉलो योर ड्रीम। जिसको जो अच्छा लगता है मगर ईमानदारी से, बिना दूसरे का नुकसान किए, फॉलो योर ड्रीम और आपको अपनी मंजिल मिलेगी। देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, समय लग सकता है। समय, वक्त एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वक्त सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में। आपको उसका साथ देना पड़ेगा और अपनी मेहनत, अपने कोशिश के में विश्वास रखना पड़ेगा, उसके प्रति ईमानदार हो। कोई जरूरत नहीं है सेल्समैन बनने की, दुनियादारी सीखने की। इतनी दुनियादारी सीखिए कि हम दूसरे का नुकसान ना करें, लेकिन हम ईमानदारी से अपने क्या करेंगे, ये सपनों का पीछा करें। बहुत सारे उसके अंदर दिक्कतें आएंगी। ड्रीम्स का पीछा करना है आपको, अपनी किस्म से अपनी जगह समाज में, सोसाइटी में बनानी है, तो समय नहीं है। ये नहीं है कि 4 साल की डिग्री मिल जाएगी, 5 साल की या 10 साल के बाद में, 20-15 साल के बाद चीफ इंजीनियर बन जाऊंगा, ऐसा कोई प्रॉमिस यहां नहीं है। मगर ये भी तो देखिए कि जिंदगी आपकी अकेले आपकी, मतलब हम सबकी अलग अलग है। कोई किसी से असंभव है, कंपेयर नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर स्थान में, पर्टिकुलर माँ बाप के एक 10 या 5 या 2 बच्चों में से एक बच्चे में अलग है। आपकी सोच अलग है। आपको किस चीज में मजा आता है ये आपको पता है, और वो दूसरे से कंपेयर नहीं होती। शायद इसी मजे में आप जो है स्कूली लाइफ से आपकी जो है अभिनय की यात्रा शुरू हुई, उसके बाद आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे। मैं चाहता हूं कि जब यहाँ आप विद्यार्थी थे, किस सन में थे और आपके समय में यहाँ का कैसा वातावरण था, किस तरीके से, क्या मतलब लड़कियां बराबर थी लड़कों के, या उस समय में यानी कि 50 साल पहले जब ये यूनिवर्सिटी में आप आए कैसा माहौल था, कौन सी बिल्डिंग थी, कहां पर आप अकेले बैठ के चिंतन किया करते थे, क्या आप ही गर्ल हॉस्टल में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे? मैं कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि किसी लड़की से मिलने जाऊं। मन में मेरे कुछ भी होता रहे, मुझ में कभी हिम्मत नहीं रही। इसका मतलब ये है कि आपके मन में भी कुछ होता था। मैं जब यहाँ आया, 63 की बात है, 63 मतलब आज से 59 ईयर है। छोटे शहर से पानीपत से आया था मैं। हमारे 3-4 दोस्त थे, अलग अलग विधाओं में उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया था। कुछ प्री मेडिकल में, मैं प्री प्रेप में आया था। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जी पढ़ता था मैं। आप हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। प्रताप भवन नाम का हॉस्टल होता था। अब भी है सर। प्रताप भवन से कौन कौन है, हाथ खड़े करें। प्रताप भवन से, ये प्रताप भवन के देखिए, अब भी है। मैं 4 साल रहा। हॉस्टल से निकलते थे, राइट साइड में एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, 5-6 दुकानें, एक बैंक था। अब भी है सर। उसके बाद एक छोटी सी नहर होती थी। अब भी है, थोड़ी आंट दी गई है। उसके किनारे पर एक ढाबा होता था जहाँ पर अक्सर हम चाय पीते थे या ब्रेड पकौड़ा खाते थे। तो इस तरह का माहौल था। मैं यहाँ पर भी नाटकों में थोड़ा बहुत हिस्सा, जो यूथ फेस्टिवल के होते थे उनमें हिस्सा लिया। आर के मल्होत्रा साहब उस समय आपके वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होते थे। तो मैंने ये पाया कि मुझे कभी भी जो रेगुलर पढ़ाई में
हम इतने समझदार नहीं थे, हमें नहीं मालूम था कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए क्या नहीं। उस समय तो यही था कि भाई या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ ज़्यादातर। अब और इतनी खुद की समझ, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का, वो आपको समझ डेवलप नहीं करता कि आप चुन सके कि आपको क्या चाहिए। तो आपको बताने वाले आपके बड़े या दूसरे या आसपास दोस्त या जो हो रहा है वो सब भेड़ चाल की तरह आप फॉलो कर लो, हम भी चले गए फॉलो करते गए। लेकिन मैंने पाया कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता किसी भी क्लास में, बिल्कुल नहीं आता था। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आती यार। आप बीएससी के विद्यार्थी? जी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट था। जी। और मैं याद करता हूँ आज केमिस्ट्री और फिजिक्स की उसमें कि मुझे तो नींद आती कि पता नहीं वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ एटम कोई बनाते रहते हैं और मुझे नींद आती थी। हाँ, लेकिन जब नाटक के होते थे काम, उनमें बड़ा मजा आता था मुझे, मैं उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। यहीं पर रहते रहते मेरे कुछ सीनियर जो नाटक करने वाले साथी थे, जो मुझसे 2-3 साल सीनियर थे, वो मास्टर क्लासेस में थे, उनके कारण उनसे ही मुझे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी एक चीज है जो सुनकर बड़ा मैं दंग हुआ कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज है जहाँ नाटक की पढ़ाई की जाती है। उन साथियों के नाम जान सकते हैं? कौन कौन थे आपके? जी, एक तो सबसे पहले जो जिन्होंने मुझे प्रेरित किया वो थे कमल भारद्वाज, वो इकोनॉमिक्स, हाँ जी, हाँ इकोनॉमिक्स, हाँ जी, हमारे जो डिपार्टमेंट में थे। डिपार्टमेंट थे। एक और थे शायद वो अंग्रेजी डिपार्टमेंट में थे, सुदर्शन कौशल, डॉक्टर सुदर्शन कौशल। जी। तो इन लोगों ने मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया जी। और कमल तो मुझे फिर लेकर के है, और तुम अगर जाना चाहते हो इसी लाइन में, चलो मैं तुम्हें खुद लेकर चलता हूँ। वो मुझे दिल्ली लेकर गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिखाया। रविंद्र भवन में हुआ करता था उस समय, जी मंडी हाउस में। वहाँ से फॉर्म मेरा लिया, मुझसे भरवाया और मैंने वो फॉर्म दिया और मैं शायद इधर ही जाना था। मुझे लगा कि हाँ, कुछ ऐसा है जीवन में जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं पूरा दिन उसमें रह सकता हूँ उसमें, क्योंकि नाटक खेल भी है, वो बोरिंग पढ़ाई नहीं है। पता नहीं कैसी हमें पढ़ाई बना दी गई है, वो बोर करती है। अगर उसके अंदर किसी तरह से नाटकीय एलिमेंट्स और कुछ ऐसा जो इंटरेस्टिंग बना सके हमारी सारी एजुकेशन को, वो बड़ा मजा आता था उसके अंदर। उसके अंदर एक कहानी भी है, उसके अंदर भावनाएं भी हैं, उसके अंदर जो मानवीय जितनी भी गुण होते हैं वो सारे हैं। तो मुझे बड़ा मजा आने लगा। मैंने वहीं पर फिर, घर वाले बड़े परेशान रहे, बहुत विरोध भी हुआ, बहुत भला बुरा भी कहा, मगर मेरे कानों में जैसे कोई आवाज नहीं जाती थी और मैंने उसी को अपना जीवन बना लिया और ऊपर वाले ने। अच्छा, आपके टाइम में यहाँ पर कहते हैं कि एक गर्ल हॉस्टल होता था, कौन सा था? आपके टाइम में एक गर्ल हॉस्टल होता था, लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल था, आप जाते थे उसमें? हाँ, लेकिन मैं उधर जाके बहुत डरता था। चलिए, उतनी हिम्मत नहीं होती थी। एनएसटी में आपका अनुभव कैसा रहा और आपके सीनियर कौन थे और जूनियर कौन थे जो आज फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं? हमारी सभी की जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं। हमारे सीनियर तो बहुत कम लोग मेरे हैं रहे हैं, जिनको पता नहीं आप जानते हैं या नहीं। ज्यादातर जूनियर लोग रहे। सीनियर में राम गोपाल बजाज का नाम है। जी। मनोहर सिंह एक एक्टर थे बहुत अच्छे, वो मेरे सीनियर थे। बट ज्यादातर लोग जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, जी, राज बब्बर, अनुपम खेर, पंकज कपूर, जो भी आपको नाम याद आएंगे वो ज्यादातर सब मेरे जूनियर हैं। कोई 1 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, सतीश कौशिक भी शायद 5 साल के हैं। तो इसका बहुत सारा दूसरा कारण भी है। बहुत सारे हमारे साथी जो है वो मुझसे कहीं ज्यादा पहले बंबई चले गए थे। हम लोग जिस जमाने के थे वो बंबई नहीं जाते थे। बंबई लगता था बहुत दूर है और बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ चॉकलेट नुमा जितेंद्र टाइप दिखने वाले हीरो जो लोग हैं, एक्टर को पता नहीं वहां कितना पहचान मिलती है। ज्यादातर चॉकलेटी हीरोज का वो जमाना था, खूबसूरत, लंबे, गोरे, शार्प, नैन नक्श, उनको